हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग और आज हम पढ़ेंगे पीआईएच या प्री एक्लेम्शिया या हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो बेसिकली हम जानते हैं कि एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है इसमें और डिफेक्टिव प्लेसेंटेशन होता है। ये एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। इट्स अ थ्योरी ऑफ डिजीज़। बहुत सारी इसकी इटियोपैथोजेनेसिस की थ्योरी की गई है। ये अराउंड 2 to 8% ऑफ प्रेगनेंसीज में का रिस्पॉन्सिबल है एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ पेरीनेटल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। तो बेसिकली प्री एक्लेम्शिया लेट ऑनसेट या अर्ली ऑनसेट हो सकता है। 34 वीक्स से दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं पैथोजेनेसिस की। इडियोपैथोजेनेसिस एक है कि डिफेक्टिव ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन ऑफ मैटरनल स्पायरल आर्टरीज। जो ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन की फर्स्ट वेव 12 वीक्स के अराउंड होती है और सेकेंड वेव जो है वो 16 वीक्स के अराउंड होती है। जो मैटरनल स्पायरल आर्टरीज में जब ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स उनके अंदर घुसते हैं तो वो उनको वाइड बोर आर्टरीज़ में डिवाइड कर देते हैं, वाइड बोर आर्टरीज़ में बना देते हैं ताकि वो प्रेगनेंसी में जो इंक्रीज ब्लड फ्लो हो वो अकोमोडेट हो सके। ठीक है, उन ब्लड वेसल्स का कैलिबर बढ़ जाता है, चौड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो स्पायरल आर्टरीज पीआईएच में कंस्ट्रिक्टेड रह जाती हैं, वो वैसोडाइलेशन नहीं हो पाता है। दूसरा है कुछ एंजियोजेनिक और एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स प्ले करते हैं जो एंडोथेलियल डिसफंक्शन करते हैं, जो कैपिलरीज के अंदर एंडोथेलियम होती हैं। ठीक है, जिससे कि प्लेसेंटल परफ्यूजन कम हो जाएगा तो प्री एक्लेम्शिया होगा। प्री और भी इसका है कि फर्स्ट पेरेंट से, फादर से है। जेनेटिक फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या जिनको एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है, ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट है, इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी भी है इसकी। ठीक है, इन सब से जब भी प्लेसेंटल वास्कुलेचर कम होगा, प्लेसेंटल ब्लड फ्लो कम होगा, तब भी आईयूजीआर होगा, अब्रप्शो प्लेसेंटी होगा, पीआईएच होगा, डिफेक्टिव ग्रोथ होगी। ठीक है, और जो मेरा एक लेक्चर है जिसमें मैंने बताया था कि सीरम सॉल्युबल एंडोग्लिन और एफएमएस लाइक पार्टिकल्स, टायरोसिन काइनेज लाइक, ये सब बढ़ जाते हैं और पीआईजीएफ प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर्स ये कम हो जाते हैं जो प्री एक्लेम्शिया की प्रेगनेंसीज होती हैं। और ओबेसिटी का स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन इन फैमिली, ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं। और इसमें क्या होगा, सिस्टमिक वास्कुलर डिसफंक्शन होगा, कैपिलरी लीक, एंडोथेलियल डैमेज की वजह से वैसोस्पाज्म होगा, वैसोस्पाज्म की वजह से हाइपरटेंशन होगा और इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू एंजियोटेंसिन 2 हो गई। ठीक है, कोएगुलेशन अबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, सेरेब्रल एडीमा और वास्कुलर सिस्टमिक एंडोथेलियल डिसफंक्शन। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की जो एंडोथेलियम है उसकी वजह से फिर रीनल फेलियर में जा सकते हैं, यूरिक एसिड बढ़ सकता है या प्रोटीन यूरिया हो सकता है। और क्या क्या होंगे, मल्टी सिस्टम चेंजेस, आईयूजीआर मैंने बताया, प्री टर्म डिलीवरी, अब्रप्शो, तो सारे सिस्टम्स में मल्टी सिस्टम, एआरडीएस होगा, पल्मनरी एडीमा होगा। ठीक है, और सिस्टमिक मस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, सीवीपी कम होगा, लिवर में सब कैप्सुलर हिमरेजेस होंगे, हेल्प सिंड्रोम में जा सकता है, हीमोलिसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम, लो प्लेटलेट्स, फाइब्रिन डिपोजिशन। हेल्प सिंड्रोम पे अलग से शॉर्ट नोट वगैरह भी आता है। हीमेटोलॉजिकल चेंजेस होंगे, प्रोटीन यूरिया होगा, जीएफआर डिक्रीज होगी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंडोथेलियोसिस होगी, रीनल फेलियर होगा। ठीक है, लिवर, इसी तरह ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम होगी, वैस्कुलर इस्चीमिया होगा, वैसोस्पाज्म होगा, तो सेरेब्रल एडीमा होगा और इंट्राक्रेनियल हिमरेज हो सकती है और अल्टीमेटली एक्लेम्शिया भी हो सकता है, यानी प्री एक्लेम्शिया एसोसिएटेड विथ फिट्स। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस और क्या हो सकते हैं, फीटल में तो आईयूडी हो सकता है, आईयूजीआर हो सकता है, स्टिलबॉर्न हो सकता है, डिलेड क्राई, इंक्रीज एनआईसीयू एडमिशन। मैटरनल में पल्मनरी एडीमा, लिवर हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, एआरडीएस हो गया, डीआईसी हो गया, कोएगुलेशन अबनॉर्मेलिटीज़ इसमें कॉमन है, रीनल फेलियर हो गया, रेटिनल इंजरीज हो गई, पेरीनेटल कॉम्प्लिकेशंस, ओलिगोहाइड्रिमनोज हो सकता है,
IUD प्री टर्म बर्थ, लो एबगर स्कोर, नॉन रीअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट, फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा, NICU एडमिशन। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे? बच्चे में सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है, लो IQ, हियरिंग, विजुअल लॉस, बच्चे में फ्यूचर डायबिटीज़ हो सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हार्ट डिजीज़, फ्यूचर रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन हो सकता है। क्लासिफिकेशन में बेसिकली अगर आप PIH, वाइट कोट, मास्क्ड और PIH को प्रेगनेंसी इंड्यूस को हमने जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया 3 में डिवाइड किया है। ठीक है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में बेसिकली प्रोटीन यूरिया नहीं है, ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर ऑन 2 occasions 4 hours apart after 20 weeks इन ए प्रीवियसली नॉर्मोटेंसिव एंड नॉन पेशेंट। ठीक है, और सीवियर प्री एक्लेम्शिया के फीचर्स नहीं होते हैं। तो 140/90 2 बार आए 4 घंटे बाद और 20 वीक्स के बाद। और क्रॉनिक हाइपरटेंशन यानी कि जो 20 वीक्स से पहले ही जिनका हाई बीपी था, या फिर जो प्रेगनेंसी से पहले ही हाई बीपी थी, और या फिर उनको भी हम कह सकते हैं जो प्रेगनेंसी में फ़र्स्ट टाइम जिनका बीपी बढ़ा, लेकिन जनरली PIH में 6 वीक्स में नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जिनका बीपी नॉर्मल नहीं हो पाया पोस्टमार्टम और वो हाइपरटेंसिव बन गई, तो क्रॉनिक हाइपरटेंशन में रीनल इटियोलॉजी भी हो सकती है। क्रॉनिक हाइपरटेंशन विद सुपर इम्पोज प्री एक्लेम्शिया और विदाउट सुपर इम्पोज प्री एक्लेम्शिया। इसमें क्या है कि सिस्टमिक फाइंडिंग्स नहीं मिलेंगी। न्यू ऑनसेट प्रोटीन यूरिया या सडन इंक्रीज इन प्रोटीन यूरिया इन वुमेन विथ नोन प्रोटीन यूरिया बिफोर और अर्ली इन प्रेगनेंसी। या तो पहले से प्रोटीन यूरिया था तो वो और बढ़ गया, या नया आ गया प्रोटीन यूरिया। ठीक है, और सीवियर प्री एक्लेम्शिया कब कहेंगे? जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, जैसे हेल्प है ना, हेमोलिसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम, लो प्लेटलेट्स, रीनल इंसफिशिएंसी, पल्मोनरी एडीमा, और विजुअल डिस्टर्बेंसेस बिकॉज ऑफ रेटिनल हेमरेजेस और सेरिब्रल। वाइट कोट मतलब कि डॉक्टर के वाइट कोट को देख के बीपी बढ़ गया, और मास्क्ड मतलब कि वैसे बीपी बढ़ा रहता है लेकिन जब हम लेते हैं तब नहीं आता है, तो 24 आवर्स आपने उसको होम बीपी दिया या 24 घंटे उसका ब्लड प्रेशर एक लगाया और तब वो रीडिंग ली। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के बारे में आप पढ़ लीजिए। अब प्री एक्लेम्शिया में ब्लड प्रेशर और प्रोटीन यूरिया 2 चीज़ रहेंगी। ब्लड प्रेशर तो मैंने आपको बता ही दिया, 140/90 2 occasions 4 hours apart आफ्टर 20 वीक्स, जिनमें पहले नॉर्मल ब्लड प्रेशर था, अलॉन्ग विथ प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन 24 घंटे में प्रोटीन यूरिन में आना 300 मिलीग्राम। ठीक है, या फिर प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशियो मोर देन 0.3 या डिपस्टिक रीडिंग +1 से ऊपर। ठीक है, ट्रेसेस में प्रोटीन यूरिया को हम नहीं लेंगे, तो हमारे को डिपस्टिक ही मोस्टली होता है, क्योंकि 24 आवर यूरिन कलेक्शन तो जनरली हम नहीं करा पाते हैं, इंडिया में थोड़ा कम ही होता है। सीवियर प्री एक्लेम्शिया कब कहेंगे? 160 और 110 या 100 से ऊपर होता है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कब कहते हैं? प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम, रीनल इंसफिशिएंसी, क्रिएटिनिन 1.1 से ऊपर। नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो है रीनल 0.9 से ऊपर भी, 0.9 मिलीग्राम से ऊपर को भी हम थोड़ा एलिवेटेड क्रिएटिनिन कहते हैं, बिकॉज रीनल वैसोडाइलेशन होके GFR बढ़ के क्रिएटिनिन नॉर्मली थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, सेम चीज़ें हैं लिवर। अब नॉर्मल प्रोटीन यूरिया क्या होगा? अब प्री एक्लेम्शिया की डायग्नोसिस के लिए प्रोटीन यूरिया इज़ नॉट रिक्वायर्ड। प्रोटीन यूरिया डिपस्टिक यूरिन से +1 से ऊपर है, यानी कि 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर उसमें प्रोटीन है।
गोल्ड स्टैंडर्ड तो 24 आवर्स प्रोटीन यूरिया है, मासिव प्रोटीन यूरिया मोर देन 5 ग्राम्स इन 24 आवर्स। ठीक है, अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम का सस्पिशन है तो 24 घंटे का यूरिन कलेक्ट करेंगे। व्हेन नाइदर 24 आवर नॉर प्रोटीन क्रिएटिनिन मेजरमेंट ऑफ प्रोटीन यूरिया अवेलेबल, डिपस्टिक होना चाहिए अगर मोर देन 1 ग्राम पर लीटर है, दैट इज़ +2 से ज़्यादा। ये प्रोटीन यूरिया की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, मोर एक्लेम्शिया कब कहेंगे? अगर फिट्स आ जाएं। हेल्प सिंड्रोम में LDHB मोर देन 600 इंटरनेशनल यूनिट पर। ठीक है, SGOT SGPT ट्वाइस द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल, 35 to 40 इंटरनेशनल यूनिट नॉर्मल रहते हैं। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं प्री एक्लेम्शिया के? पहले बच्चे में ज़्यादा होता है, नली पैरस में। इंक्रीज एज में ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री और हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स प्रीवियस प्रेगनेंसी में। ट्विन प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्शिया का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। लिवर किडनी डिसऑर्डर्स में, ऑटो इम्यून डिजीज़ लाइक SLE, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी, जिनमें डायबिटीज़ के साथ हाइपरटेंशन हमेशा चलता है, या जो क्रॉनिक हाइपरटेंशन के केसेस हों। आप प्रिवेंशन या कैसे कर सकते हो? एस्प्रिन दे सकते हो, कैल्शियम दीजिए। ठीक है, एस्प्रिन फर्स्ट टाइमेस्टर से ही स्टार्ट करना है टिल 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। उसके बियॉन्ड देने से पेटेंट एक्टस आर्टीरियोसिस हो सकता है। कैल्शियम उनको फ़ायदा करेगा जिनको लो कैल्शियम है या कैल्शियम डाइट्स में कम है। तो 1200 मिलीग्राम पर डे। और एंटी प्लेटलेट एजेंट्स जो है, एस्प्रिन के लिए क्लास पर स्टडी आई थी, CLASP। एक एस्पायर स्टडी ने कंक्लूड किया था कि 150 मिलीग्राम एस्प्रिन इन विमेन एट हाई रिस्क फॉर प्री टर्म प्री एक्लेम्शिया। प्री टर्म प्री एक्लेम्शिया की रिस्क कैसे पता चलेगी? मैटरनल फैक्टर्स, यूट्राइन आर्टरी डॉपलर। नॉर्मली जो डायस्टोलिक नॉच यूट्राइन आर्टरी में होती है वो 20 वीक्स तक डिसअपियर हो जाती है, लेकिन अगर वो परसिस्ट कर रही है डायस्टोलिक नॉच इन यूट्राइन आर्टरी, यानी कि प्लेसेंटल परफ्यूजन कम हो रहा है। ठीक है, और जिनमें मैटरनल PIGF कम हो रहा है, तो एस्प्रिन स्टार्ट करके हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स की रिस्क कम की जा सकती है। प्रिवेंशन में एनो डोनर्स का, प्रोजेस्टेरॉन का कोई रोल नहीं है। डाययूरेटिक्स, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन का। इसके अलावा बेड रेस्ट का भी कोई रोल नहीं है। सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन का भी कोई रोल नहीं है। मैग्नीशियम, फोलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स, फिश ऑयल, गार्लिक, ये आप दे सकते हो, लेकिन ये प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। अगर आप पहले से एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रेगनेंसी में तो आप करते रहिए। ये मेरा एक और PPT है जिसमें हमने ये स्क्रीनिंग डिस्कस किया है।